नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का अफ्रीकन यूनियन। हमने पिछली क्लास के अंदर यूरोपियन यूनियन को कंप्लीट किया था। यूरोपियन यूनियन टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं उसमें? 27। जिसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसमें क्या क्या काउंसिल शामिल है, वो हमने कंप्लीट किया था। ऐसे ही जैसे हमने यूरोपियन यूनियन करा है, सेम ऐसी अफ्रीकन यूनियन है। अफ्रीकन यूनियन लिस्ट में क्यों आया है, न्यूज में क्यों आया है? अभी सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि जब हमारे इंडिया में G20 का समिट हुआ था, तब उस टाइम पे ऑफिशियल फुल टाइम 21st मेंबर के रूप में कौन जुड़ गया है? अफ्रीकन यूनियन। यूरोपियन यूनियन तो ऑलरेडी शामिल था इस G20 में। G20 में 19 कंट्रीज हैं, एक यूरोपियन यूनियन है और अब एक अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ गया है। राइट, ये एक अभी की न्यूज है, पता है ना ये चीज तो। इसके बाद फिर अफ्रीकन यूनियन फॉर्मेशन कब हुआ? असल में इसका एक्चुअली जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है वो 2002 में हुआ है। कहां पर? डरबन, साउथ अफ्रीका में इसकी ट्रीटी को साइन करके पूरा एग्जिस्टेंस में लाया गया है। तो क्या इससे पहले अफ्रीका की कोई यूनियन काम नहीं करती थी? इससे पहले अफ्रीका में कुछ नहीं चलता था क्या? चलता तो होगा ऐसा कुछ भी। तो इससे पहले क्या चीज एग्जिस्ट क्या करती थी? इस उसका नाम हुआ करता था, ये सक्सेसर है किसका? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। ये अफ्रीकन यूनिटी का ऑर्गेनाइजेशन चलता था, ये चला है टिल 1999। 1999 में इस चीज को हटा के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी को हटा के, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई है। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है कौन कौन कब कैसे आया है। ये एस्टैब्लिश 2002 में हुई है, लेकिन इसकी जो ट्रीटी साइन हुई थी वो पहले ही हो गई थी 2001 में। ये जगह का नाम सुना है? ये तो सुना है ना, इथोपिया। इथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा। तो वहां पर जो है इसकी फॉर्मेशन की ट्रीटी साइन होती है, जो 2002 में एग्जिस्टेंस में आती है साउथ अफ्रीका के समिट में। बाद में आती है, हाँ। तो इस तरीके से ये बनती है। और अफ्रीकन यूनियन में आज कितनी नंबर ऑफ कंट्रीज है टोटल? 55 कंट्रीज शामिल है आज के टाइम पे। ये 55 कंट्रीज जो है कोऑपरेशन से काम करती है। इनका अपना एक बैंक भी है। जैसे यूरोपियन यूनियन का एक बैंक था, नाम क्या था? यूरोपियन सेंट्रल बैंक लिखा था ना इसमें। सेम ऐसे इसका भी अफ्रीकन बैंक है। वो बैंक इन सबके लिए काम रखता है। उसमें भी काफी एजेंडाज इन्होंने बनाए हैं। एजेंडाज मतलब कि इन्होंने कुछ ना कुछ अपना एक डेडलाइन सेट करी है कि हम इतनी कंट्रीज मिलकर के इस टाइम पीरियड तक एनर्जी पावरफुल करेंगे। अलग अलग चीजों पे जो है इन्होंने डिसाइड करा है। शेंगेन वीजा भी पढ़ा था हमने, ये सब हमने पढ़ा था यूरोपियन यूनियन में। शेंगेन, शेंगेन वीजा, शेंगेन एरिया, ये पढ़ा था ना। अब हम यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन की और चीजें कंप्लीट करें। अफ्रीकन यूनियन की कंट्रीज देख लो पहले तो कौन कौन सी है। हेडक्वार्टर्स इसके एडिस अबाबा में ही बने हुए हैं। ठीक है, 2002 में जो है ये डरबन साउथ अफ्रीका में। डरबन वही जगह है साउथ अफ्रीका की जहाँ पे गांधी जी भी गए थे, जहाँ पे उन्होंने अपना रिवोल्ट वगैरह किया था, ये वही जगह है डरबन। अब इसकी कंट्रीज के नाम देख लो। इसका ये फ्लैग आप देख सकते हो कैसा है। वो इससे पहले ही बन गया था 1966 में। एक बार ईयर इसका मैं चेक कर लेती हूँ फिर से। हाँ, 1999 से रिप्लेस होना शुरू हुआ है और फिर उसके बाद 2002 में एस्टैब्लिश हुआ है। ये इसकी पूरी वेबसाइट चले तो फोन में देखा क्या? फोन में चल रहा है पूरा ही हटा दूं? सारा ये टैब ही?
नहीं चल रहा, इंटरनेट ही नहीं चल रहा। चलो हम लोग लिख लेते हैं तब तक तुम लोग लिखो यहाँ से फिर। नहीं चल रहा तो कोई नहीं। ये लिखो भाई, इसमें लिखना शुरू करो। कंसिस्टिंग ऑफ 55 मेंबर स्टेट्स, फाउंडिंग बाय ट्रीटी इन 2001, एडिस अबाबा इथोपिया। एस्टैब्लिशमेंट ईयर, सक्सेसर किसका था? अफ्रीकन यूनिटी। हो गया। अब इसकी हेडिंग बना लो, ऑर्गन्स ऑफ अफ्रीकन यूनियन। इसमें अब कौन कौन से ऑर्गन्स, क्या क्या चीजें काम करती हैं जो हमें पता होना चाहिए। ये ये तो मैं समझा रही थी ना उस समय कि G20 में ये सब शामिल है, वो बताया था। अफ्रीकन यूनियन कब जुड़ी थी G20 में? अभी 2022-23 में तो जुड़ी है, जब हमारे इंडिया में हुआ था। अब लिख लीजिए ऑर्गन्स ऑफ अफ्रीकन यूनियन। अब अफ्रीकन यूनियन का काम तो आपको समझ में आ गया कि इसमें कौन कौन कैसे काम करेंगे। ऑब्वियसली सारे कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए काम करेंगे। अब इनका और क्या काम है वो भी देख लेते हैं इसके बाद, इसके ऑर्गन्स में। नहीं नहीं, एज अ फुल टाइम मेंबर जुड़ गए हैं, सिर्फ इनवाइट नहीं किया था, एज अ फुल टाइम मेंबर है। हो गया, ऑर्गन्स में लिखिए भाई। अब इसमें और क्या 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 ऑर्गन्स शामिल है, इसमें कौन कौन से चीजें शामिल हैं वो लिख रहे हैं। सबसे पहले है इसमें असेंबली ऑफ स्टेट्स। पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट। और इसके बैंक्स की बात करें, तीन तरीके के बैंक्स हैं। मेन तो एक अफ्रीकन सेंट्रल बैंक, और अफ्रीकन मॉनेटरी फंड। पूरे अफ्रीका की एक पार्लियामेंट।
और इनका भी अपना एक बैंक्स के साथ साथ कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, जैसे आईसीजे टाइप का कोर्ट ऑफ जस्टिस भी एग्जिस्ट करता है इनका। हाँ, 3 तरीके से काम करता है, एक तो सेंट्रल बैंक, इन्वेस्टमेंट और मॉनिटरी फंड। अफ्रीकन सेंट्रल बैंक है जिसके हेडक्वार्टर अंजुबा नाइजीरिया में, ये सिटी है और उसके आगे उसकी कंट्री है, सिटी कंट्री जिस जिसकी है अवेलेबल वो मैंने लिखवा दी है। हो गया क्या? याओडे कैमरून में, वो अरूशा तांजानिया। कैमरामैन लिख रहा है, ये कैमरामैन लिखा हुआ है पूरा, दिख रहा है तुमको ऐसा? कैमरून लिखा है, कैमरामैन कहाँ से बना रहे हो? इसमें और इसको सही करने के लिए किया है कि इसमें जो भी खामियां हैं उसको सुधार के नई से इसे लॉन्च किया जाए। हो गया भाई, आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें ये अफ्रीकन यूनियन, इसका काम क्लियर है हमारे सामने। और ये वाला जो बैंक है अफ्रीकन सेंट्रल बैंक, ये अभी तक भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। हेडक्वार्टर्स बनाने की बात हो गई है, तभी इसका ईयर नहीं लिखा क्योंकि ये एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ है अभी तक। येट टू बी एस्टैब्लिश लिखो, इसके ब्रैकेट में लिखिए येट टू बी एस्टैब्लिश। अभी तक ये बन के तैयार नहीं हुआ, नहीं काम करता है, काम सिर्फ अभी इन्वेस्टमेंट और मॉनिटरी फंड में देखते हैं। अफ्रीका की जो कंट्री है, पूरी कॉन्टिनेंट है, इस पूरी कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारा ऐसा लैंड है जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन वहां पर अभी भी बहुत सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी उसको अच्छे से टैप नहीं किया गया। टैप मतलब इस्तेमाल करना नहीं सीखा गया है। रिसोर्सेज खूब है वहां पर, अच्छे खासे अमाउंट में रिसोर्सेज हैं, लेकिन गरीबी इतनी ज्यादा है कि कोई भी ध्यान उस पर दिया ही नहीं जाता है। टेक्नोलॉजी नहीं है, स्किल्स नहीं है, और जो भी चीजें चाहिए पोटेंशियल, वो उतना हो ही नहीं पाता है। इंडिया ने इनके साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए सबसे पहला एक स्टेप लिया था, आईएसए लॉन्च किया था। आईएसए की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सोलर अलायंस का मतलब है कि वो कंट्रीज जो सोलर कैपेसिटी अच्छी खासी रखती हैं, जिसमें इंडिया भी आता है, उनके साथ अपना अच्छा रिश्ता बनाए। और अफ्रीका एक ऐसी कॉन्टिनेंट है जहां से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
ये तीनों लाइंस क्रॉस करती हुई देखने को मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं ना कि ये तो तीनों अगर वहां से क्रॉस कर रही है, दैट मीन्स वो एरिया पूरा सनलाइट से रिच है एरिया। तो ये रिश्ते बनाने का एक स्टेप था। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ये सारी कंट्रीज जो है अफ्रीकन यूनियन की जुड़ी हुई हैं, प्लस आपने देखा G20 में इंडिया ने ही एक प्रस्ताव रखा कि उनको जोड़ा जाए हमारे साथ। तो अफ्रीकन यूनियन के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने का एक स्टेप ये वाला है, वन ऑफ द स्टेप इज दिस। फिर G20 का स्टेप है, ठीक है। और विजिट्स वगैरह जो है वो डेली अब कंडक्ट की जा रही हैं। अब साउथ अफ्रीका भी अफ्रीका की कंट्री कॉन्टिनेंट में आता है, उसके साथ है ना, ये पढ़ा है ना, ये दोनों चीजें, ये साउथ अफ्रीका के साथ ही तो है दोनों चीजें। जो अगर हम अफ्रीका की बात करें तो यही यही कंट्री है साउथ अफ्रीका जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, तो उनके साथ हमारे रिश्ते ऐसे बनाए जा रहे हैं। वही अगर मैं इंडिया की स्पेसिफिक बात करूं, जो कि मैं लिखवाऊंगी, लिखना इसमें से नहीं है, मैं प्रॉपर लिखवाऊंगी। जैसे सुडान के अंदर क्राइसिस आया, सुडान और साउथ सुडान के अंदर आया ना, दोनों में आपस में डिवाइड होने का क्राइसिस। वो डिवाइड होने के क्राइसिस में सबसे ज्यादा बड़ी मदद किसके द्वारा की गई वहां पर पीस कीपिंग को बचाने के लिए? इंडिया। तो ये आप लिख सकते हो कि हम लोगों ने किस तरीके से रिश्तों को सुधारने के लिए वन वन करके स्टेप लिए, कुछ ना कुछ करके स्टेप्स लिए हैं। हाँ, ये ही एक सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे सुधारने का रिश्ते, कि हम लोग इनके साथ इसलिए ज्यादा बेहतर भी रखना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर इतने बढ़िया रिसोर्सेज हैं जिसको अभी तक भी देखा ही नहीं जा रहा है ढंग से, ठीक है। इंडिया के पास वो कैपेसिटी है, इंडिया के पास वो पूरी पावर है कि वो वहां से उस चीज को जो है यूज करना सिखा सकती है उनको भी। सोलर अलायंस इंडिया ने ही स्टार्ट किया है, 2015 में किया था ये, जिसमें हम लोग सारी चीजें किस पे स्विच कर देंगे? सोलर एनर्जी पे स्विच कर देंगे। जैसे आपने देखा है अभी इलेक्ट्रिसिटी का भी, सोलर रूफटॉप सोलर प्लांट्स का कितना चल रहा है इसके अंदर, तो वही सेम चीजें इसमें भी की जाएंगी। एक ऐसा अलायंस डेवलप किया जाएगा जिसके अंदर हर कंट्री को सोलर एनर्जी को कैसे यूज करना है और उसका कैसे इस्तेमाल करना है अपने डेली उसमें, वो सब सिखाया जाता है। टेक्नोलॉजी ली जाती है एक दूसरे की कंट्री से जो इसमें जुड़ जाते हैं। तो जो कंट्रीज, याद रखना इसमें जुड़ने का क्राइटेरिया क्या है, जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा डिक्लेयर किया गया था, वो कंट्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक जो कंट्रीज लाई करते हैं, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस अलायंस, वो इसका हिस्सा हो सकती है, ठीक है। नहीं, उसमें तो अभी 100 से ऊपर कंट्रीज हो गई हैं। दो कैसे? अफ्रीकन यूनियन की कितनी सारी कंट्रीज हो गई, इंडिया के आसपास की कितनी सारी कंट्रीज हो जाएंगी। हाँ, ये इंडिया ने स्टार्ट किया 2015 में, इसके हेडक्वार्टर्स भी इंडिया में ही सिचुएटेड है। कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में, ठीक है, यहीं सिचुएटेड है। और जो हरियाणा का नेशनल पार्क है ना, उसके पास ही बने हुए हैं। हरियाणा का नेशनल पार्क, वही तो पूछ रही, तुम में से कौन है हरियाणा का? कोई भी नहीं है, सारे राजस्थान के हो। राजस्थान के नाम बताओ फिर नेशनल पार्क, एक एक करके रणथंबोर, सरिस्का 3, और अगला भरतपुर में केवलादेव तो है, नाम बोलो। डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है, 4 है। डेजर्ट नेशनल पार्क भी है, एक और बोलो फिर नाम। एक और बताओ फिर। कैमल के लिए नेशनल पार्क बना दे डेजर्ट में? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है भाई। तो ये इसी का स्टेप है, इसको भी हम इसी में लिखेंगे, सोलर अलायंस को भी इसी में कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ ये जो अफ्रीकन यूनियन है उसने एक एजेंडा स्टार्ट किया है, एजेंडा 2063 का, ठीक है। ये एजेंडा क्या कहता है कि हम, ये एजेंडा अफ्रीकन यूनियन ने अपनाया है अपने में ही। वो ये बोलता है एजेंडा कि हम लोग अफ्रीका को जो है फ्यूचर पावर हाउस बनाएंगे। पावर हाउस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी और इस तरीके की चीजों को यहाँ पर एनर्जी का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, और पूरे के पूरे अफ्रीका को एनर्जी को कैसे कंजर्व करना है वो सब चीजें सिखाएंगे। तो ये एजेंडा एक ये पूछा जाता है। जैसे एक और एजेंडा है नेचर रिस्टोरेशन लॉ, नेचर को रिस्टोर करने का लॉ, ये यूरोपियन यूनियन ने पास किया है। तो ये यूरोपियन यूनियन में लिख लेना, ये रिसेंट का करंट अफेयर है।
नेचर रिस्टोरेशन लॉ इन्होंने पास किया है ताकि नेचर और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचाया जा सके, इन्होंने अपना पास करा है। हर कंट्री जो भी इनिशिएटिव लेती है कुछ ना कुछ अपने अपने रीजन में पास कर सकती है। ठीक है, चलिए लिखिए, इसमें मैं लिखवा देती हूँ, लिखिए। हरियाणा का नेशनल पार्क का नाम है कालेसर। कालेसर और सुल्तानपुर दो हैं, पास में ही बने हुए हैं और उसी के पास में ये सिचुएटेड है। ठीक है, हाँ, नेचर रिस्टोरेशन लॉ, ये यूरोपियन यूनियन का, आप वहां जाके लिख लो, यूरोपियन यूनियन के जब पढ़ाया था वहां पे जाके लिख लो इसको, और अफ्रीकन यूनियन में मैं लिखवा रही हूँ। अफ्रीकन यूनियन में लिखो भाई, एजेंडा, अफ्रीकन यूनियन में लिखिए एजेंडा 2063, एजेंडा 2063 is related to Africa's blueprint and master plan for Africa's blueprint and master plan for transforming Africa into global powerhouse of future. Global powerhouse of future. Global powerhouse of future. इसमें बता दो भाई, कोई डाउट है तो पूछो। इसी में लिखिए टू इम्प्रूव द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका यूनियन। हाँ, इसी में लिखो आगे, टू इम्प्रूव द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीकन यूनियन, टू इंक्रीज द रिलेशंस, ISA has been formed. ISA has been formed. International Solar Alliance. Headquarters गुरुग्राम हरियाणा लिख लो। लिखो 2015। Our Prime Minister called it as सूर्यपुत्र कंट्रीज। सूर्यपुत्र कंट्रीज इसका नाम रखा गया। इसका ऑब्जेक्टिव विजन लिख लो एक बार, ये इसका बनाया गया। सूर्यपुत्र कंट्रीज। एजेंडा तो खत्म हो गया ना, रिलेशंस के लिए पढ़ रहे थे, उसमें लिख दिए पॉइंट्स। ISA का भी लिख लो यहां पर। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है टुवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी, ये किससे जुड़ी हुई है? टुवर्ड्स 1000, तो ये स्ट्रैटेजी ISA ने निकाली है, जिसमें ये बोला गया है कि 1000 चीजों को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। कैसे? अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पर,
ये है इसके ऑब्जेक्टिव। 1000 स्ट्रैटेजी में 4 स्टेप्स हैं। यहाँ पे देखो एक बार, पहला क्या है कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब कि आईएसए की जितनी भी कंट्रीज है ये मिल करके एक फंड में इतना पैसा डालेंगे ताकि हर कंट्री इसमें से पैसा निकाल के अपने अपने देश में सोलर पावर प्लांट्स को लगा सके। 1000 1000 1000, ठीक है, 1000 है, 1000 चीजें चलेगी और 1000 मिलियन पीपल को एक्सेस मिले पूरे वर्ल्ड में। 1000 गीगावाट्स की जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी, वो इंस्टॉल की जा सके, इसका ऑब्जेक्टिव है। और 1000 मिलियन टन का CO2 हर साल बचाया जा सके, इसके एमिशंस को रोका जा सके, मिटिगेट किया जा सके, ये इसका पूरा विजन है। मतलब ये इस पूरे पे काम करती है। समझ में आ गया ना आईएससी की 2 चीजें इसमें। आईएससी पे कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन, आप टुवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करोगे इसी तरीके से, 4 ऐसे बना के। इसको बिल्कुल रट के जाना मेंस के लिए, बाकी प्री के लिए तो जो क्वेश्चन आएगा वो तो आपको एमसीक्यू में करना है। इसमें अभी टोटल 120 कंट्रीज हैं अराउंड टोटल। हाँ, और इंडिया ने स्टार्ट किया है और साथ में कोऑपरेशन विद द फ्रांस, इंडिया एंड फ्रांस हैज इनिशिएटेड दिस collaborative effort of India and France to promote solar energy. हाँ, लीडिंग स्टेट इन सोलर एनर्जी, लीडिंग स्टेट इन सोलर एनर्जी, हाँ राजस्थान, सेकंड नंबर पे गुजरात, फर्स्ट राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में आपको वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी मिलेगा। नाम सोलर पार्क का भाटला, जैसलमेर। ट्वेंटी 23 गीगावाट्स अकेले राजस्थान में ही है। फर्स्ट नंबर पे राजस्थान, सेकंड नंबर पे गुजरात, थर्ड पे कर्नाटका, टॉप 3 ये है। वहां भी होती है, वहां प्रोड्यूस करने की भी तो बात है ना। अब राजस्थान का टॉप करने में 23 गीगावाट्स है, गुजरात का 10 गीगावाट्स और कर्नाटका का 9, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। हाँ, इम्प्रूव किया जाएगा सोलर पार्क्स वगैरह बना के। हाँ हाँ, राजस्थान में जगह ही तो सबसे ज्यादा है। ठीक है, दिल्ली में कहाँ से बनाएंगे, जगह भी तो होनी चाहिए। जबरदस्ती का दिल्ली बोलना है बस। कहाँ पे? CO2 एवरी ईयर। हाँ बिल्कुल, इस पे कर तो रहे हैं, वर्क तो कर रहे हैं, धीरे धीरे करके इम्प्रूव होगा इस पे। ठीक है भाई, आगे लिखें इसके बाद। इसी में लिखो भाई, आईएसए में ही चल रहा है अभी, आईएसए की और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने शुरू करे हैं उसके हिसाब से लिखो भाई। आईएसए आईएसए असेंबली इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी, आईएसए असेंबली इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी, जो कि यहीं बैठती है गुड़गांव में। इसकी एक असेंबली रहती है जो सारे डिसीजंस लेती है।
ISA has a director general. ISA has a director general. Director general with a tenure of 4 years. With a tenure of 4 years. 4 years के tenure के लिए उसको बनाया गया है ISA को. क्या चीज? हाँ ठीक है, ये था ISA की चीजें जो याद करनी है. ISA कैसे काम करता है ये इसी के साथ में मैंने लिखवा दिया, क्योंकि ISA अफ्रीकन यूनियन के साथ कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए ही शुरुआत की गई. मतलब उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ISA का और जो अफ्रीकन यूनियन उसके रिश्ते हम लोग सुधार सके. इसके बाद ISA में और अभी क्या क्या काम चल रहे हैं एक एक करके लिखो. फर्स्ट पॉइंट प्रोजेक्ट करके लिख लो या इनिशिएटिव. प्रोजेक्ट स्लैश इनिशिएटिव. सबसे पहला प्रोजेक्ट है इसका स्टार सी इनिशिएटिव. पहला प्रोजेक्ट ISA ने जो स्टार्ट करा, मतलब इंडिया ने जो स्टार्ट करा है. दो 2016 में इससे क्वेश्चन भी आ चुका है. इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ITEC 2016 में क्वेश्चन था. इससे क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ISA was launched at UNFCCC in 2015. क्यों 2015 में नहीं हुआ? अभी लिखा 15 में हुआ. ठीक है, UNFCCC में हुआ. इंडिया और फ्रांस जो है ये इस कन्वेंशन पे ही मिले थे UNFCCC के. उसी के वहीं पर ही इसको फॉर्म किया गया जिसके हेडक्वार्टर्स इंडिया में रखे गए. इनिशिएटिव क्या चीज? ये रहा ना, इंडिया फ्रांस लिखवाया था ना अभी. क्योंकि ये जो कन्वेंशन हो रहा था 2015 का वो पेरिस में हो रहा था. याद है पेरिस अग्रीमेंट 2015? सुना है ना ये चीज, पेरिस अग्रीमेंट 2015. वो 2015 का जो एनवायरमेंट का कन्वेंशन हो रहा था उसी में ही इंडिया ने ये स्टेप लिया था. तो तब से ये चीज वहां से फ्रांस भी जुड़ गया साथ में. सो इंडिया एंड फ्रांस आर दी फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ISA. ठीक है ना, याद हो जाएगी ना ये चीज. याद करना, इंडिया एंड फ्रांस आर दी फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस एंड ये UNFCCC के कन्वेंशन में साइन किया था क्योंकि पेरिस में हो रहा था. बिल्कुल साथ में बिल्कुल फ्रांस ने सपोर्ट किया इस चीज का पेरिस अग्रीमेंट में. हाँ हाँ वहां पर भी है बिल्कुल. हाँ सबसे ज्यादा इसके लिए टॉप कंट्रीज अफ्रीका ही है. टॉप में देखना पड़ेगा एक बार, चाइना तो नहीं है. एक बार चेक कर लेती हूँ मैं. पहले एक बार क्वेश्चन सुनो. सेकंड स्टेटमेंट है इसकी, दिस अलायंस इंक्लूड्स ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ UN. रॉन्ग है. ठीक है, 2016 का ही क्वेश्चन है क्योंकि 2015 में बना था तो 16 में क्वेश्चन आ गया उससे. ठीक है, ये लिख लो. उसके बाद तुम क्या बोल रहे हो कि लार्जेस्ट. चाइना दिखा रहा है अभी 2023 के डेटा के हिसाब से. चाइना, US, इंडिया अभी थर्ड लार्जेस्ट पे पहुंच गया है सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर. US, चाइना, US, इंडिया. ये डेटा चेंज हो जाएगा बाद में, तो मतलब लिख के रख लो सिर्फ, बाकी कभी भी चेंज हो सकता है डेटा. हाँ क्योंकि वहां पे है ही नहीं ना कोई टेक्नोलॉजीज नहीं है चीजों को इम्प्रूव करने के लिए. पार्क्स नहीं बनाए गए हैं, कुछ भी नहीं है वहां पे. भज्जर गरीबी है. अगर आप
हाँ 3 टॉप पे ही है, चौथे नंबर पे जापान है। ऐसा अभी ये करंट में है कि जापान 3rd पे था, जापान को रिप्लेस करके हम लोग आ गया है 3rd पे अभी। 2024 में ही हुआ है, वरना हम 4th पे थे। अब इसमें क्या है कि एक ये भी चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि अफ्रीका, आप कोई भी इंडेक्स उठा के देख लो, आप हैप्पीनेस इंडेक्स उठा के देख लो, आप ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स उठा के देख लो, आपको जो लास्ट की कंट्रीज मिल रही है ना, बॉटम कंट्रीज, वो ऑलमोस्ट अफ्रीका की मिलेंगी। हाँ, जो टॉप आ रही है वो कौन सी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, इन चारों में कंपटीशन रहता है यूजुअली। उसके बाद आपको फिर जो लास्ट की कंट्रीज है वो यही मिलने वाली, लास्ट में या तो यमन मिल जाएगी, अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया, या नाइजीरिया, अल्जीरिया, लीबिया, सूडान, ये मिल जाएंगी। तो ये अफ्रीकन कंट्रीज जो है ना वो आपको बॉटम पे मिलेंगी हर एक चीज में, टॉप पे नहीं है इनमें कोई कंट्री किसी चीज में टॉप। हाँ, टॉप में हर बार यूरोप ही रहता है हर एक इंडेक्स में। पोटेंशियली नहीं है, एक या तो देखो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और उसका फायदा यूरोप ने हमेशा ही उठाया, हमेशा यूरोप ने इसका फायदा उठाया। गरीबी बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल करने का भी ज्यादा है, लेकिन जीडीपी ही नहीं है किसी कंट्री की उतनी, तो रिसोर्स ऐसे के ऐसे ही हैं, और लोन भी उतना नहीं मिल पाता है, और कंट्रीज में इतना ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, प्रॉब्लम ही रहती है। जैसे छोटी छोटी कंट्री है, बुर्किना फासो मैंने बताई थी एक कंट्री, वहां पे मिलिट्री कूप हो गया, सूडान में हो गया मिलिट्री कूप, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे बड़ा कारण है। वहां के लोग सिर्फ इसी झगड़ों में लगे रहते हैं, रादर देन कि वो इम्प्रूव करने के झगड़ों में लगे। तो ये है इसका कारण। गोल्ड भी बहुत, खदानें हाँ बहुत है, साउथ अफ्रीका में बहुत खदानें हैं गोल्ड की, वहां पे खूब गोल्ड मिलता है। ऐसे तुम्हें मिल रहा है, तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं वो, नहीं तुम्हारा ही तो वेट कर रहे हैं कि तुम आओगे गोल्ड ले जाओ। हाँ तुम तो, हाँ ये सोच रहे कि ऐसे पड़े मिट्टी उठा के ले आऊंगा, उठा के इंडिया आ जाऊंगा मैं आराम से, कोई पूछेगा नहीं, यहाँ आके बेच के मैं अमीर हो जाऊंगा। हाँ, चाइना वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और चाइना इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, ऐसा भी नहीं है डेट ट्रैप है सिर्फ। चाइना अफ्रीकन यूनियन फोरम बन गया है एक अलग से, ठीक है, वो फोरम बन गया है, फोरम मतलब कि चाइना और अफ्रीकन यूनियन का एक ग्रुप बन गया है वहां पर। अब वो वहां पर जो है अपना इन्वेस्टमेंट और सारी चीजें कर रहा है चाइना, इंडिया कर रहा है, स्टेप्स ले रहा है, बट ऐसा कोई फोरम और समिट हमने नहीं करा, जैसे हमने आसियान के साथ किया था ना, इंडिया आसियान समिट, ऐसा अफ्रीकन यूनियन के साथ नहीं है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन में इकलौते रिश्ते जिसके हमारे बहुत अच्छे हैं वो कौन से हैं, साउथ अफ्रीका। बाकी इजिप्ट है, इजिप्ट कंट्री के साथ रिश्ते अब सुधरे हैं, इजिप्ट में पूरे अफ्रीका की सबसे बेस्ट, पूरे अफ्रीका की बात कर रही हूं मैं, बेस्ट सिटी क्यारो, क्यारो इजिप्ट की कैपिटल, सबसे बेस्ट सिटी है, सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन भी और सबसे ज्यादा डेवलप्ड भी वही सिटी है, ठीक है, दैट इज क्यारो ऑफ इजिप्ट। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, जिबूती, सही बोल रहे हो तुम, सोमालिया और एरिट्रिया, 4 कंट्रीज हैं जिन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, सुना है ये नाम, हॉर्न ऑफ। मैप अभी यहाँ पर अगर चल जाएगा तो मैं दिखा देती हूँ, इंटरनेट चल रहा है तो चेक करो चल रहा है क्या इंटरनेट, तो यहाँ पता नहीं, देख लेते हैं एक बार। एरिट्रिया, जिनको नहीं पता वो नोट कर लो, सोमालिया, जिबूती, इसे डजीबूती मत पढ़ना, ये जिबूती है, और एरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती और इथोपिया। हाँ, सिविल वॉर और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज्यादा है। जिबूती के साथ हम रिश्ते सुधार रही हैं, छोटी सी कंट्री है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है। इंडिया यहाँ पर अपना क्या तैयार कर रही है, नेवल बेस तैयार करी, जैसे सेशल्स में कर रहे थे सेम ऐसे ही जिबूती में भी नेवल बेस तैयार किया जा रहा है। एरिट्रिया, इसे एर्टिगा मत पढ़ लेना, कहीं वो पढ़ के वो लिख दो। जैसे इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, आयरलैंड, नदर्न आयरलैंड, ठीक है, प्रॉब्लम्स चल रही है, सेम ऐसी वहां पर भी है। पावर, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पावर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर देश की है ये, सत्ता खा जाती है हर देश को,
इंडिया में भी यही प्रॉब्लम हमेशा से रही है, सत्ता के चक्कर में कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाता, बस ये आपस में ही झगड़ों में लगे रहते हैं, एक दूसरे पे इल्जाम, और ये सब चीजों के कारण भुगतते लोग हैं। मेडागास्कर एक अलग कंट्री है विच इज अ पार्ट ऑफ अफ्रीका। मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मॉरिशियस आर अ पार्ट ऑफ अफ्रीका। हाँ, मॉलडीव्स नहीं है इसका पार्ट, मॉलडीव्स एशिया में आता है, वो एक अलग कंट्री है एशिया की। पर मॉरिशियस, मेडागास्कर, सेशल्स ऑल्सो, सेशल्स, मेडागास्कर और ये सारी कंट्रीज ये इसी का पार्ट है। इनको नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए भी आता है। मैं बताऊं, ज्योग्राफी में नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए एक तो फेवरेट क्वेश्चन उनका रहता है साउथ इंडिया की हिल्स के नाम पर, ठीक है, जवाड़ी हिल्स, नालामला हिल्स, है ना, ये सारी, इन पे एक तो नॉर्थ से साउथ अरेंज करने को आ जाता है पहला। एक आ जाता है सुमात्रा, बोर्निया, इंडोनेशिया, इनको अरेंज कर दो। दूसरा क्वेश्चन आता है यहां से, मॉलडीव, मॉरिशियस, सेशल्स, मेडागास्कर, रीयूनियन आइलैंड, ये 5-6 आइलैंड्स हैं, एक साथ पढ़ते हैं, नीचे नहीं ऐसे एक साथ ही लाइन में है, इन पे क्वेश्चन आता है। एक इनको नॉर्थ से साउथ अरेंज करने को आता है, एक क्वेश्चन आता है नॉर्थ से साउथ अरेंज करने को जो साउथ, जो सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज है ना, सेंट्रल अमेरिका की नाम बोलो कौन कौन सी है, सेंट्रल अमेरिका, नॉट कैरिबियन आइलैंड, सेंट्रल अमेरिका की जो कंट्रीज है, सेंट्रल अमेरिका में नहीं आता ना मेक्सिको, वो तो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। सेंट्रल अमेरिका की एक भी कंट्री, पनामा, पनामा, कैरिबियन अलग आता है, कोस्टा रिका, नाम सुने, होंडुरस, तो ये कंट्रीज को अरेंज करने के लिए आता है। क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा बनते हैं, तो ज्योग्राफी में आप ये वाले क्वेश्चन जरूर करना, एक हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है। जो लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड है, ये सब भी थोड़े कंफ्यूजिंग है ना, आसपास में है सारे, नॉर्थ से साउथ अरेंज करने को आ जाए, या इनकी कैपिटल अरेंज करने को आ जाए कि इनको अरेंज कर दो नॉर्थ से साउथ, तो ये क्वेश्चन तुम्हें लगते सुनने में आसान पर होंगे नहीं, 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 बिल्कुल भी नहीं, उसको करो चाहे उसको करो, सेम बात नहीं है वो चीज, ऐसे नहीं है ना, वो इतने आसान नहीं है ना, ऐसे कंट्रीज बनी है, वो ऐसे ऐसे बनी हुई है कंट्रीज, तभी तो क्वेश्चन आ रहा है उसके ऊपर, सीधा ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि लो सामने आंसर परोस दिया कर दो, ऐसे थोड़ी आते क्वेश्चन। सुमात्रा, सुमात्रा अपने इंडिया से क्लोज पड़ता है सुमात्रा, जो आवाबाद में है उसके। अब जैसे देखो, म्यांमार की और वियतनाम दोनों आसपास है, उनकी कैपिटल पास पास पड़ती है, वियतनाम और म्यांमार की, तो ऐसे अरेंज करने को नहीं है, सीधे नहीं बने हुए वो, ऐसे ऐसे करके बने हुए, तो आपको अरेंज करने में मुश्किल पड़ता है। हाँ, पॉइंट्स देखने पड़ते किसी कैपिटल का, क्योंकि एक कंट्री ऐसे बनी कैपिटल उसके ऊपर, एक की बिल्कुल नीचे है, तो या तो आपको वैसे करना पड़ेगा ना, भी इंपॉर्टेंट है, मैं मतलब वैसे बता रही। हाँ, मेकोंग गंगा, हाँ आता है इसमें, मेकोंग गंगा इंपॉर्टेंट है, हाँ ऐसा आता है क्वेश्चन बिल्कुल, कितनी कंट्री से पास हो रही है ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आता है, और मेकोंग से इसलिए क्वेश्चन आएगा बिकॉज वो बहुत सारी कंट्री से पास हो रही है, 6, करीब 6 जाएंगी, चाइना से शुरू होती है, इंडिया को छोड़ के इसमें, मेकोंग रिवर पड़ी थी ना। ठीक है, एक बार मैं मैप में दिखा देती हूँ, अगर इंटरनेट चल रहा है तो। इसी में ही नहीं चल रहा, वैसे तो चल रहा है। पूरा